एक आदमी पहली बार खाना खा रहा था, लेकिन चावल के साथ साथ वो चम्मच भी निगल गया, क्योंकि उसकी नज़रों में चम्मच का स्वाद चावल से ज़्यादा अच्छा था। असल में उस आदमी की मेटल मैनिपुलेशन नाम की सबसे घटिया एबिलिटी जाग चुकी थी। हाँ, सबसे लोअर लेवल की, एफ क्लास। लेकिन इसी ताकत से वो मेटल खा खाकर और भी ताकतवर बन सकता था। अपने पिछले जन्म में टोंगी ने इसी घटिया एबिलिटी से स्टील एम्परर बनने तक का सफर तय किया था। बस एक हाथ लहराने से हजारों मेटल एरो हवा में उड़ जाते और दुश्मनों का सफाया हो जाता। लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। जिस इंसानियत की वो 10 साल तक हिफाजत करता रहा, उन्हीं इंसानों ने उसे मार डाला। मरते वक्त टोंगी की आंखों में पछतावा था। काश मैंने जल्दी वो तरीका जान लिया होता जिससे मैं और ताकतवर बन सकता, शायद सब कुछ बचाया जा सकता था। लेकिन ये पछतावा किसी दुआ की तरह काम आया। जब टोंगी की आंखें फिर से खुली, वो उसी वक्त लौट चुका था जब वो पहली बार मिलिट्री ज्वाइन करने आया था। इस दुनिया में जिस किसी की भी एबिलिटी जागती है, उसे मिलिट्री में सर्व करना ही पड़ता है। उस वक्त टोंगी की यूनिट को सजा मिल रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि 9 बुलेट शेल गायब थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सारे शेल्स टोंगी पहले ही खा चुका था। उसकी एबिलिटी उस वक्त एफ क्लास मानी जाती थी और वो मुश्किल से 300 ग्राम मेटल कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे वो मेटल पचाता, उसकी ताकत बढ़ती जाती। जैसे उस दिन लंच के वक्त जब सबको भूख लगी थी, कैंटीन के सारे चम्मच गायब हो चुके थे और टोंगी एक चम्मच को देख रहा था जैसे वो कोई मिठाई हो। अगले ही पल उसने उसे निगल लिया। मेटल अब्जॉर्प्शन, डाइजेस्शन में 12 मिनट बाकी। अब्जॉर्ब्ड मेटल से कंट्रोल कैपेसिटी 1.25 ग्राम बढ़ेगी। वो निराश होकर सोच रहा था, इस स्पीड से तो मेरे पिछले लेवल तक पहुंचने में जिंदगी बीत जाएगी। उसकी नज़र दूर वॉच टावर पर गई। क्या यही एक रास्ता है? 3 दिन बाद टोंगी एक चाकू को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख चुका था। उसी रात उसकी पहरेदारी की बारी थी। वो धीरे धीरे अपने साथी पार्क जुन माओ के पास गया और पूछा, क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो? पार्क थोड़ा चौंका लेकिन बोला, हाँ करता हूँ। मुझे मेटल मूवमेंट का एहसास हुआ है। मैं चेक करने जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और हेडक्वार्टर को मत बताना। उधर यूनिट के कैंप के पास एक पोर्टल खुला और उसमें से कई गॉब्लिन्स बाहर गिरने लगे। तभी एक चाकू हवा में लहराता हुआ सीधा एक गॉब्लिन के सीने में जा धंसा। हमलावर था टोंगी, जो मौके की तलाश में था। 3 दिन और रात की वेटिंग बेकार नहीं गई। गोब्लिन उठकर पीले थूक की उल्टी करता है और टोंगी की ओर दौड़ता है। लेवल 1 हूं, पर चीजें 2 बार करना मुझे पसंद नहीं। टोंगी ने चाकू को कंट्रोल कर सीधा गॉब्लिन की गर्दन काट दी। उसके शरीर से एक चमकता हुआ मैजिक स्टील निकला। टोंगी ने बिना वक्त गंवाए उसे मुंह में डाल लिया। यू ऑब्जॉर्ब्ड अदरवर्ल्डली मैजिक स्टील, पावर इंक्रीज डिटेक्टेड। बाकी गोब्लिन्स ये देखकर सन्न थे और टोंगी शिकारी की तरह मुस्कुरा रहा था। अगर इसे खा गया तो मेरा रास्ता और आसान हो जाएगा। अगले ही पल टोंगी सीधे गोब्लिन्स के बीच कूद पड़ा। उसका चाकू पूरी सटीकता से गोब्लिन्स की नसें काट रहा था, लेकिन वो उन्हें मार नहीं रहा था। वो चाहता था कि उनकी चीखें गोब्लिन चीफ को बाहर लाएं। तभी एक गोब्लिन ने मौका देखकर उस पर हमला किया, लेकिन टोंगी ने जमीन पर पड़ी एक बड़ी तलवार को कंट्रोल कर एक झटके में उसके हाथ से हथियार गिरा दिया, फिर उसका सिर काट दिया। मैं पहले भी पीठ में छुरा खा चुका हूँ। अब जो मुझे धोखा देगा उसे मैं चबा जाऊंगा। ये खौफनाक शब्द सुनकर गॉब्लिन्स कांपने लगे, लेकिन टोंगी जानता था कि असली खतरा गॉब्लिन चीफ अभी भी कहीं छुपा बैठा है और उसे बाहर लाने के लिए टोंगी ने जानबूझकर एक कमजोरी दिखाई। जैसे ही उसने जमीन से मैजिक स्टील उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, नीचे की जमीन फट गई और 10-10 मीटर लंबे मेटल स्पाइक्स ऊपर निकल आए। कई गॉब्लिन्स वहीं मारे गए। गॉब्लिन चीफ को लगा टोंगी मर चुका, लेकिन अगले ही पल धूल के गुबार से एक तलवार निकली और उसकी ओर बढ़ी। चीफ ने अपने स्टाफ से उसे ब्लॉक कर लिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक छलावा था। असल में टोंगी का चाकू चुपचाप उसके शरीर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो 1 मिलीमीटर स्किन में घुसा, चीफ ने उसे पकड़ लिया। इतना चालाक इंसान, इस बार मैं गलती नहीं कर सकता। उसी वक्त पार्क जुन माओ तुंग ई को ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। चीफ ने तुरंत हुक्म दिया। सारे गॉब्लिन पार्क की ओर दौड़ पड़े। पार्क की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पैरों में जान ही नहीं रही। इमरजेंसी में टोंगी के पास कोई चारा नहीं था। उसने एक के बाद एक गोलियां चलाईं और पार्क जुन माओ की जान बचा ली। फिर टोंगी ने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को कंट्रोल किया और एक जोरदार जानलेवा वार किया, लेकिन गॉब्लिन ने जल्दी से अपनी तलवार घुमाई और उसका वार डिफ्लेक्ट कर दिया। तभी टोंगी ने घुटने से उस पर वार किया और सीधे उसके मुंह में गोलियां ठूंस दी। जैसे ही टोंगी पीछे मुड़ा, सारे गॉब्लिन गायब हो चुके थे। टोंगी कहता है, हरामी, उम्मीद से ज्यादा चालाक निकला ये। गोलियों की आवाज हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी थी। सभी पोस्ट्स, सिचुएशन रिपोर्ट करो। टोंगी ने तुरंत रेडियो पर जवाब दिया। एनकैंपमेंट के पास पोर्टल खुला था। मॉन्स्टर टाइप गॉब्लिन। हल्की झड़प के बाद सब गायब हो गए। रेडियो से तुरंत ऑर्डर आया, ऑल पोस्ट डिफेंडर स्टेशन। आई रिपीट, ऑल पोस्ट डिफेंडर स्टेशन। टोंगी को पता था वाल्किरी अब आने वाली है और अगर वो आई तो वो पोर्टल बंद कर देगी और साथ ही वो सारे स्पॉइल्स भी ले जाएगी। एडमेंटियम,
वही लेजेंडरी इक्विपमेंट जिसने उसे पिछली जिंदगी में स्टील एम्पायर बना दिया था। अगर अब नहीं खा पाया तो फिर 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तभी आउटपोस्ट 6 से मदद की कॉल आई। बड़ी संख्या में गॉब्लिन्स ने घेर लिया है, रिक्वेस्टिंग बैकअप। टोंगी समझ गया, यही है मौका। ये आउटपोस्ट 5 है, हम सपोर्ट करेंगे आउटपोस्ट 6 को। एफ क्लास, अपनी जान मत गंवाओ, वल्किरी के आने तक वेट करो। लेकिन टोंगी ने अनदेखा कर दिया। उसे एडामेंटियम चाहिए था, हर कीमत पर, सज्जा हो या मौत। आउटपोस्ट 6 अभी भी टिका हुआ था, लेकिन तभी गॉब्लिन चीफ्टेन ने दर्जनों पत्थर उठाकर चौकी पर बरसाना शुरू कर दिया। बमबारी के बाद चौकी पूरी दरारों से भर गई थी। अंदर बैठे 2 सोल्जर उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी रेडियो से टोंगी की आवाज आई, आउटपोस्ट 6, मैं आ रहा हूं। आर्चर, तीर लोड करो और अपनी फ्लेम एबिलिटी यूज करो। बाहर घना अंधेरा था, आर्चर को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी दूर कहीं एक हल्की रोशनी चमकी। आर्चर, उसी डायरेक्शन में एम करो, ट्रिगर मैं कंट्रोल करूंगा। टोंगी एक गॉब्लिन के पीछे भागा था और आर्चर की एरो उसी मूविंग लाइट को फॉलो कर रही थी। टोंगी ने मेटल ट्रिगर दबाया। एक जलता हुआ तीर सीधे गॉब्लिन के सीने में जा धंसा। टोंगी ये सब जादू बचाने के लिए कर रहा था, ताकि चीफ्टेन से लड़ सके। लेकिन छुपे हुए गॉब्लिन चीफ्टेन ने उसे देख लिया और तुरंत एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ उड़ाया। टोंगी झाड़ी में बैकफ्लिप करके छिप गया और आर्चर को फिर से तीर लोड करने का इशारा किया। टोंगी के कंट्रोल में उन्होंने और भी कई गॉब्लिन को एक एक करके निपटा दिया। उधर पार्क जुन माओ दबे पांव चीफ्टेन को ढूंढने निकला था, लेकिन एक गॉब्लिन ने देख लिया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और माओ का सिर काटने ही वाला था कि एक चाकू हवा में सीधा आकर गॉब्लिन के गले में धंस गया। टोंगी तुरंत पीछे से आया, ट्रिगर दबाया और एक और फ्लेम एरो गॉब्लिन को ढेर कर गया। जैसे जैसे मैजिक खर्च हो रहा था, गॉब्लिन की तादाद घटती जा रही थी। अब टोंगी की मैजिक सिर्फ 12% बची थी। टोंगी कहता है, क्या वो अपने सिपाही कुर्बान कर रहा है बस मेरा मैजिक खत्म करने के लिए? तभी पार्क जुन माओ की चीख गूंजी। गॉब्लिन चीफ्टन ने उसका सिर पकड़ रखा था और उसका स्टाफ उसके गले पर था। साफ धमकी टोंगी को सरेंडर करने की। टोंगी ने मजबूरी में अपना हथियार गिरा दिया। 2 गॉब्लिन पीछे से उस पर झपट पड़े, लेकिन टोंगी मुस्कुराया। उसने जादू से एक बंदूक का ट्रिगर खींचा। वो बंदूक पार्क जुन माओ की थी। गोलियों की बौछार सीधे चिफ्टन के पेट में लगी। टोंगी बिजली की तरह दौड़ा, गॉब्लिन के वारों को चकमा दिया। उसका डैगर हवा में सीटी की तरह घूमता हुआ चीफ्टेन की ओर गया, लेकिन उसकी मोटी चमड़े की आर्मर पर लगते ही छिटक गया। अब सिर्फ 9% मैजिक बचा था। उसे इससे पहले इस लड़ाई को खत्म करना था। गॉब्लिन चीफ्टेन भागते हुए पोर्टल की तरफ गया, लेकिन टोंगी की नजर उसके गले की मेटल वाली नेकलेस पर पड़ी। उसने तुरंत उसे कंट्रोल किया और गॉब्लिन को वापस खींच ली। अब उसकी मैजिक सिर्फ 3% बची थी। प्लीज, मुझे तुझे खा जाना है। उसने अपनी आखिरी बची मैजिक झोंक दी। एक ठंडी सी रोशनी रात के आसमान में चमकी और सीधे चिफ्टेन के गले में जा घुसी। उसी वक्त दूर से रोशनी की एक लहर फूटी, वल्किरी की होली लाइट। टोंगी ने तेजी से चिफ्टेन की बॉडी से एडामेंटियम निकाला और उसे निगल गया। जब तक सपोर्ट टीम पहुंची, टोंगी एडामेंटियम खा चुका था। डोंट शूट, मैं हूं सोल्जर टोंगी। आउटपोस्ट 5 से सपोर्ट टीम को उसके नीचे मरा हुआ चीफ्टेन मिला, लेकिन पोर्टल अब भी खुला था, यानी कुछ मॉन्स्टर्स अब भी बाकी थे। 4 एफ क्लास सोल्जर मिलकर चीफ्टेन को मार दें? नामुमकिन। लेकिन घावों की हालत साफ बताती थी, टोंगी ने अकेले सबको मारा है। वो स्ट्रेचर पर लेटा था, चेहरे पर एक रुक न सकने वाली मुस्कान थी। तुमने एक लेजेंडरी आइटम अब्सॉर्ब किया है, तुमने एक रेयर एबिलिटी वेक की है। अब तुम अपने आसपास के हर मेटल को कंट्रोल कर सकते हो। टोंगी कहता है, तुम्हारा स्टील एम्परर लौट आया है। 3 दिन बाद टोंगी की कहानी यूनिट में हर किसी की जुबान पर थी। सुना है उस दिन सब मरने की तैयारी कर रहे थे और एक एफ क्लास बंदा अपनी ग्रेट सोर्ड लेकर सारे दुश्मनों को काट गया। एफ क्लास, सीरियसली? उधर टोंगी को बुलाया गया बटालियन कमांडर के पास। माउंटेन लॉर्ड के नाम से मशहूर वो देश का 166वां रैंक वाला अवेकनर था। उसके ठीक बगल में खड़ी थी वेल्करी शैडो समर और सी क्लास की मैजिशियन ली मिंगशी। कमांडर ने सख्त लहजे में पूछा, सोल्जर, क्या ये सच है कि तुमने ऑर्डर तोड़कर पोर्टल से निकले मॉन्स्टर्स को रोका? टोंगी जानता था एक गलत शब्द और सीधे डिटेंशन में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसने सच्चाई से रिपोर्ट दी। ड्यूटी के दौरान मैंने पोर्टल को स्पॉट किया और तुरंत एक्शन लिया। कमांडर थोड़े हैरान हुए। तुम जैसे एफ क्लास को तो पहले ही टक्कर में मर जाना चाहिए था। टोंगी ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि अगर लो ग्रेड अवेकनर भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से लड़े तो ई क्लास भी एक जायंट को हरा सकता है। आपके वही शब्द मेरे लिए प्रेरणा बन गए। एफ क्लास होते हुए भी मैंने वही किया। ये सुनकर कमांडर की आंखें भर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। तुम मेरे डिप्टी ऑफिसर बनोगे। लेकिन ली मिंगशी ने तुरंत टोक दिया, हमने कभी किसी एफ क्लास को डिप्टी ऑफिसर नहीं बनाया। टोंगी, जो ध्यान खींचना नहीं चाहता था, उसने विनम्रता से मना कर दिया। इसी बीच आउटपोस्ट 6 का आर्चर पूरा किस्सा सबके सामने खोल देता है। ली युआनशी, जो अकेले हाथों से गोबलिन फाड़ने के लिए मशहूर था, उसे यकीन नहीं हुआ कि एक अकेला आदमी पोर्टल मॉन्स्टर्स को रोक सकता है।
शायद इस लड़के ने बस बचे खुचे मार दिए होंगे। कुछ ही देर में ली युआनशी खुद टोंगी के सामने आ गया। इतना नाम कमाकर बस इतना वजन उठा पा रहे हो? शर्म आती है तुम्हें देखकर। टोंगी समझ गया इसका इरादा ठीक नहीं है। अगर अब भी इसे टालता रहा तो फिर से उसी तरह बुलीड होगा जैसे पिछले जन्म में हुआ था। उसने सीधा जवाब दिया, मूड खराब है, लड़ोगे क्या? ली युआनशी को लगा उसने गलत सुना, लेकिन जैसे ही दोनों बॉक्सिंग रिंग में पहुंचे उसे समझ आ गया ये लड़का सच में मरने आया है। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर यूनिट का चियन मिंगा थोड़े मायूस था। जिस सोल्जर में इंस्पेक्टर बनने की काबिलियत थी वो छुट्टी पर चला गया। पास खड़े एक सोल्जर ने दिलासा दिया, वो गया है, लेकिन एक और है जो तुम्हें निराश नहीं करेगा। वो था ली युआनशी। जैसे ही मैच शुरू हुआ ली युआनशी ने तेज हमला बोला। एक पल की लापरवाही में टोंगी रिंग के किनारे जा गिरा। ली युआनशी ने मौके का फायदा उठाया और एक जबरदस्त मुक्का मारा, लेकिन टोंगी रोल करता हुआ रिंग के बीच पहुंचा और उसे इशारा किया, और जोर से मारो। भीड़ भड़क गई। ली युआनशी, मैच हार मत जाना, हमने तेरे ऊपर दांव लगाया है। लेकिन ली को खुद समझ नहीं आ रहा था उसके पैर इतने भारी क्यों लग रहे हैं, जैसे दलदल में चल रहा हो। असल में टोंगी उसके शूज में लगे मेटल को कंट्रोल कर रहा था। ली ने मैच रोक दिया। कुछ गड़बड़ है मेरे पैरों में, टोंगी कहता है, डर के मारे नरम हो गए हैं क्या? ये सुनकर ली युआनशी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो ये सब भूल गया कि ये एक बॉक्सिंग मैच है। उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। शरीर पल में मोटे से हल्क बन गया। उसकी डी क्लास एबिलिटी, बॉडी एनहांसमेंट। लेकिन टोंगी की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। एक बैल की तरह गुस्सैल और एक चीते की तरह शांत। चियन मिंगा ने हर मूव ध्यान से देखा। मजा आ रहा है। भीड़ को लगा टोंगी अब गया, लेकिन जैसे ही ली युआनशी ने जोरदार पंच मारा, उसके हाथ जैसे स्टील से टकरा गए, क्योंकि एडामेंटियम अब टोंगी के अंदर था। उसकी नई एबिलिटी थी स्टील ट्रांसफॉर्मेशन, अपने शरीर के हिस्सों को स्टील में बदलने की शक्ति। ली युआनशी जैसे ही दूसरा पंच मारने आया, टोंगी नीचे झुका और अपने स्टील में बदले हुए पैर से उसके घुटनों पर जोरदार किक मारी। ली का बैलेंस बिगड़ा और वो गिर पड़ा। टोंगी ने तुरंत घूंसे बरसाने शुरू किए, लेकिन ली भी कोई कम नहीं था। उसने टोंगी को पकड़कर जमीन पर पटका। अब टोंगी ने अपनी टांगों से ली की गर्दन को सांप की तरह जकड़ लिया। उसका एक हाथ पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था, लेकिन उसके पास दूसरा हाथ था और वो सीधे टोंगी की खोपड़ी फोड़ने वाला था। टोंगी जान गया, ये मुझे सच में मार देगा। गुस्से में दहाड़ते हुए उसने ली का हाथ खींचकर छुड़ाया और अपनी टांगों से खुद को ऊपर उछालते हुए उसकी जानलेवा चाल से बच गए। अब टोंगी पीछे से ली के गले पर चौखोल्ट लगाने कूद पड़ा। सब कुछ एकदम स्मूथ और फ्लूइड। भीड़ हैरान रह गई। सिर्फ एक की आंखें चमक रही थी, चियन मिंगा। अब तू और भी पसंद आने लगा है, ली युआनशी ने हंसते हुए कहा। इतनी ताकत से कुछ नहीं होगा। उसे लगा वो आसानी से खुद को छुड़ा लेगा, लेकिन टोंगी ने इस बार स्टील ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कर दी और साथ में मेटल मैनिपुलेशन से अपनी बाहों में स्टील का दम भर दिया। एक भयानक मेटल की आवाज के साथ उसकी पकड़ और टाइट हो गई। ली को सांस घुटने लगी। सिस्टम वार्निंग, एक्सेसिव बॉडी मैनिपुलेशन में कोज फिजिकल डैमेज। टोंगी की आंखें सुर्ख हो गईं, नसें फटने को थीं। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उसने ठान लिया था, अब की बार सबक सिखा के ही छोड़ेगा। रिंग के नीचे ली के साथी घबरा गए। सार्जेंट वू शेंगवो, हमें मैच रोकना होगा। ली कभी हार नहीं मानेगा। लेकिन जब सार्जेंट ने टोंगी की आंखों में देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए और एक सेकंड को उसे सच में पेशाब आ गई। वो आदमी जो अक्सर टोंगी को ल्यूएनसी के साथ मिलकर बुली करता था, अब डर रहा था। उधर ल्यू युएनसी बेहोश होने की कगार पर था। मन ही मन बड़बड़ाया, कमबख्त, मैं इस एफ क्लास कीड़े से हार कैसे गया, और वो भी इतने लोगों के सामने। गुस्से और शर्म से उसके अंदर की पावर उबाल मारने लगी। लाल रंग की भाप उसके पूरे शरीर के चारों तरफ घूमने लगी और एक ही झटके में उसका शरीर और ज्यादा ताकतवर होकर छत तक फाड़ गया। लेकिन टोंगी किसी भी जानवर की तरह था, जैसे कोई तेंदुआ जिसने शिकार की गर्दन दबोच ली हो और अब छोड़ने का कोई इरादा नहीं। चियन मिंगा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। टोंगी समझ चुका था कि यह ल्यू युएनची की आखिरी कोशिश है, मरने से पहले की पूरी ताकत से किया गया वार। लेकिन टोंगी ने परवाह नहीं की। उसने सारी मैजिक झोंक दी और ल्यूएनची को जोरदार जकड़ में ले लिया और आखिर में थोड़ी ही देर में ल्यूएनची का शरीर ढीला पड़ गया। वो बेहोश हो चुका था। टोंगी ने चुपचाप जीत दर्ज की। न उसके चेहरे पर कोई घबराहट थी और ना ही सांसें तेज थीं, लेकिन उसका इनविजिबल ऑरा इतना जबरदस्त था कि बाकी सब खुद ब खुद पीछे हट गए। बस एक पार्क जुन माओ ही उसके पास आया और पूछा, तुम ठीक तो हो ना? टोंगी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ वूशेंगवो पर थी, जिसे वो आंखों ही आंखों में वार्न कर रहा था।